Assalamu alaikum. So here we are to start our class. स्टूडेंट्स भी ऑलमोस्ट सब आ चुके हैं और जो बाकी हैं उधर उधर आ रहे हैं, तो बस हमारा काम शुरू किया जाता है। लास्ट टाइम अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जिनको हमने पैराफिन कहा था और जिनके लिए हमने ये कहा था कि जनाब इनके तो रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बाकी सब के मुकाबले में सबसे कम है और कम है, और हमने उस पे ये काम किया कि जो है उसमें से भी हम सिर्फ एक पढ़ेंगे। चूंकि सैचुरेटेड है इसलिए सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। इनके सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो ग्रुप के साथ भी हैं, सल्फो ग्रुप के साथ भी हैं और हैलोजन के साथ भी हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ हैलोजिनेशन है और किसी का तस्करा करने की इसलिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब जो हैलोजिनेशन थी उसका हमने रिएक्शन लिखा और एक हैरत अंगेज एबनॉर्मल बात नोट की, और वो बात ये थी कि जब आप किसी भी अल्केन का हैलोजन के साथ सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन कराते हैं, तो ये रिएक्शन एक चेन रिएक्शन साबित होता है और एक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता, बल्कि जब तक अल्केन के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते ये हैलोजिनेशन जारी रहती है। चूंकि ये एक स्ट्रेंज बात है जो हमें आम तौर पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में नज़र नहीं आती। आखिर और भी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं बेशुमार, जो हम भी आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है इस सब्स्टिट्यूशन में कोई ख़ास बात ऐसी हो रही है जो इसे चेन बना रही है। और फिर हमने कहा ऐसा अक्सर ऑर्गेनिक में होगा कि किसी रिएक्शन में कोई ऐसी खूबी नज़र आएगी जो बज़ाहिर हमें उसमें नज़र नहीं आनी चाहिए थी। तो उसे समझने के लिए हम रिएक्शन की डिटेल्स में जाते हैं, जिसको हम आम तौर पर मैकेनिज़्म कहते हैं। मैकेनिज़्म से मुराद ये होती है कि आप हर रिएक्शन के उन इंटरमीडिएट स्टेप्स की खोज लगाएँ, उनकी डिटेल देखें जिनसे गुज़र कर वो रिएक्शन होता है। वो तमाम छोटे-छोटे स्टेप्स जिनसे गुज़र कर एक रिएक्शन कंप्लीट होता है, वो हम मैकेनिज़्म में डिस्कस करते हैं। तो तय ये हुआ कि इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म कहलाएगा। रेडिकल से मुराद हर वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या जिसकी एक वैलेंसी खाली हो। और ये एक अनस्टेबल स्पीशी है और अमूमन अगर कोवलेंट बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज से टूटे तो रेडिकल्स बनते हैं, तो तकरीबन हर रिएक्शन में बनते हैं, लेकिन बनते हैं बहुत ही थोड़ी देर के लिए और फौरन अपने आप को स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इस मैकेनिज्म में जो खास बात हाईलाइट की गई वो ये है कि कुछ ऐसे हालात पैदा होंगे जिनसे रेडिकल बनेंगे भी और बहुत ज़्यादा देर तक सरवाइव कर लेंगे। इसलिए उनको फ्री रेडिकल, फ्री एक्जिस्टेंस वाले रेडिकल कहा गया है, ये फ्रीडम वाला फ्री है। तो इस मैकेनिज़्म से रेडिकल्स के ज़्यादा अरसे तक सरवाइव करने की वजह से इस रिएक्शन में चेन रिएक्शन वाली खूबियाँ पैदा होंगी, ये है हमारा दावा। तो हमने कहा ये देख लेते हैं फिर। तो ये मैकेनिज़्म पढ़ना हमने शुरू कर दिया था। नाम रखा था फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म और ये तय किया था कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन को एग्जाम्पल बनाते हैं और उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो आपको याद दिलाने के लिए ये कोने पे मैं लिख देता हूँ, ये है एग्जैक्टली वो रिएक्शन जिसका हम मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि मीथेन सनलाइट की मौजूदगी में जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरोमीथेन बनाता है और साथ में HCl बनता है। हम समझ रहे थे बस ये रिएक्शन हो जाए और इसके बाद मामला रुक जाए। तो हैरत हमें या एतराज़ हमें इस बात पर है कि ऐसा नहीं होता। इस क्लोरोमीथेन के बनने के बाद भी ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। अब क्लोरोमीथेन क्लोरीन से रिएक्शन करता है और डाइक्लोरोमीथेन बनाता है, फिर वो क्लोरीन से रिएक्शन करता है ट्राइक्लोरोमीथेन। तो हमारा पॉइंट है ये रिएक्शन इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद रुका क्यों नहीं? तो अब हम जायज़ा ले रहे थे उसका, तो ये आप ज़रा ज़हन में रखिएगा क्योंकि पिछली दफ़ा हमने चारों इक्वेशंस लिखी थी, तो आपको याद दिलाने के लिए। फिर ये बात भी आपसे हो गई थी कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का जब फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म देखेंगे, तो उसके 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 का नाम रखा गया था इनिशिएशन स्टेप, जो इनिशियल से निकला था, और मैं उसे ही दोबारा यहाँ से लिख दूँ ताकि आपको याद आ जाए। इनिशिएशन स्टेप में हमने कहा था इन दिस स्टेप, ये वो स्टेप है जिसमें एक मॉलिक्यूल अपने आप को सनलाइट की मौजूदगी की वजह से तोड़कर रेडिकल्स में कन्वर्ट कर लेता है। जो इसमें ख़ास बात है वो ये कि आम तौर पर जो कॉमन रिएक्शंस हैं, उनमें जो रेडिकल्स बनते हैं,
उनके बनने का सबब होता है कि दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और दोनों रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वन साइडेड मामला है, एक ही रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल किसी दूसरे रिएक्टेंट से नहीं टकरा रहा है, बल्कि सनलाइट के फोटोन से टकरा रहा है और अपने आप को तोड़ रहा है। बस इसी से सारी गड़बड़ होगी। तो इन दिस स्टेप, ये हमने लास्ट टाइम भी लिख लिया था, कंटिन्यूएशन के लिए बता रहा हूँ। इन दिस स्टेप ए मॉलिक्यूल is split to form free radicals due to the action of sunlight. Exactly आपने ये लिखा था। तो हमारे यहाँ कौन है वो मॉलिक्यूल जो टूट रहा है हमारी एग्जाम्पल में? तो वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन स्प्लिट इनटू क्लोरीन फ्री radicals in the presence of sunlight. Here is the equation. दो फ्री रेडिकल्स क्लोरीन के बने ड्यू टू दी कोलिजन विद द फोटोन ऑफ द सनलाइट। ये एक, और हम रेडिकल्स को लिखते हैं इस तरह के, उनके ऊपर डॉट लगा देते हैं। डैश भी लगाया जा सकता है, बॉन्ड वाला डैश जो कि बीच में आता है या नीचे आता है, लेकिन ज़्यादा मुनासिब यही है। और ये हो गए दो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। अब आम रिएक्शंस में ये होता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए, दोनों ने रेडिकल्स बना दिए, तो एक के बनने वाले रेडिकल दूसरे के रेडिकल्स के रिएक्शन करके नए मॉलिक्यूल बना लेते थे। अल्लाह खैर सल्लाम। यहाँ मुसीबत ये हुई है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल टूटा है और उसने रेडिकल बनाया, दूसरे मॉलिक्यूल ने तो कुछ नहीं किया। एक गैस सिलेंडर इमेजिन कीजिए आपके पास, दिमाग में ऐसा सोचिए कि आपके पास एक गैस सिलेंडर है और उसमें आपने क्लोरीन और मीथेन दो गैसेस को एक साथ इनक्लोज्ड कर दिया है। क्लोरीन और मीथेन, क्लोरीन मीथेन से टकराती, क्लोरीन के भी रेडिकल्स बनते, मीथेन के भी रेडिकल्स बनते, फिर वो रेडिकल आपस में मिलकर नए मॉलिक्यूल बनाते। ये नॉर्मल रिएक्शन होता। गड़बड़ यहाँ हुई कि क्लोरीन और मीथेन आपस में टकराकर तो क्या टूटेंगे, टूट ही नहीं पाते, बॉन्ड इतने स्ट्रांग होते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ऐसा नहीं हो सकता। हमने ये सिलेंडर अंधेरे में रख दिया तो ये आपस में हल्के हल्के टकराते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा, उनका कोलिजन इतना इम्प्रेसिव नहीं होगा कि बॉन्ड ब्रेक हो सके। अंधेरे में सनलाइट भी नहीं है, इसलिए उसकी भी सपोर्ट नहीं हो रही, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर इज नॉट इनफ फॉर परफॉर्मिंग द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन बिकॉज ऑफ द इनर्ट नेचर ऑफ अल्केन्स। हमने इस सिलेंडर को उठा के धूप में रख दिया, सूरज की रोशनी आई और उसने क्लोरीन से टकराकर उसके रेडिकल्स बना दिए। मीथेन एज इट इज बैठा हुआ है, उसके रेडिकल नहीं बने हैं, क्लोरीन के रेडिकल बन गए। अब मुसीबत ये है कि एक रेडिकल जो है अगर रेडिकल से ही मिल जाए तो सुकून से मॉलिक्यूल बना लेता है, लेकिन अगर रेडिकल को कोई और रेडिकल नहीं मिल रहा बल्कि उसका तो उसके सामने तो मॉलिक्यूल है, तो मुसीबत खड़ी हो जाती है जो अब हो जाएगी। अब या तो क्लोरीन का रेडिकल आपस में ही दोबारा मिल जाए, टूटा है फिर मिल के दोबारा, क्या फायदा, सूरज की रोशनी फिर तोड़ देगी। तो इस सोच का तो फायदा ही नहीं है। अगर ये हो भी जाए तो भी इसका कोई फायदा नहीं कि क्लोरीन टूटा, क्लोरीन रेडिकल बना, उनको दोनों फिर से मिल गया भाई, दोबारा क्लोरीन बन जाएगा, फिर क्या होगा, सूरज की रोशनी फिर तोड़ देगी। जब तक ये सूरज की रोशनी है मामला तो खराब है ना। इसलिए इस बात को गौर करने के बजाय हमने कहा ओके क्लोरीन के रेडिकल्स बन गए, और ये भी जहन में रहे मेरे पास 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं, एक साथ पूरे का पूरा 1 मोल नहीं टूट जाएगा, कोई जादू नहीं चल रहा। 1 मोल का मतलब है 6.02 into 10⁻23, और इन रिएक्शंस में उसूल होता है एक फोटोन एक मॉलिक्यूल तोड़ सकता है। इसका मतलब है एक साथ 6.02 into 10⁻23 फोटॉन्स क्लोरीन से टकराएंगे तब वो एक साथ उड़ेंगे। ये रियलिस्टिक बात नहीं है, ठीक है। सूरज की रोशनी में अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, कम से कम 3000 डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं,
और उनमें से एक ऐसा है जो क्लोरीन को तोड़ सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है वो एक साथ तो सारे नहीं टूटेंगे ना, धीरे-धीरे आप सूरज की रोशनी में क्लोरीन का सिलेंडर मे बी 1 घंटे तक रखे रहें तो सारे मॉलिक्यूल टूट जाएँगे। तो अभी फ़िलहाल उनमें से फ़र्ज़ कर लीजिए 1% मॉलिक्यूल्स टूट गए, 1% भी बहुत है, वो टूट गए। 99% अभी भी क्लोरीन है, 1% क्लोरीन रेडिकल्स बन गए और उनके सामने अब और दुश्मन कौन है उनका? मीथेन, वो तो मॉलिक्यूल है। तो अब ये रेडिकल एक मॉलिक्यूल से टकराएगा। अब क्या होगा? आपको भी नज़र आ रहा है रेडिकल के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अपना बॉन्ड बनाने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है? जब ये रेडिकल किसी मॉलिक्यूल से टकराएगा, मॉलिक्यूल में तो सारे एटम्स ने बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो वो किसी एक एटम को ज़बरदस्ती वहाँ से अलग करेगा, उसका बॉन्ड तोड़ेगा और उसके साथ खुद मॉलिक्यूल बना देगा। जब वो उस मॉलिक्यूल में से एक एटम को अलग करेगा तो वो बेचारा मॉलिक्यूल रेडिकल बन जाएगा और ये खुद मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी अगर रेडिकल मॉलिक्यूल से टकराएगा तो नतीजे के तौर पर जो रेडिकल था वो मॉलिक्यूल बन जाएगा, जो मॉलिक्यूल था वो रेडिकल बन जाएगा। इस स्टेप को कहते हैं प्रोपगेशन स्टेप, जिसमें एक रेडिकल से नया रेडिकल बन जाता है। तो एक तरह से रेडिकल्स अपने आप को प्रोपगेट कर रहे हैं, फैला रहे हैं। सूरज की रोशनी ने तो सिर्फ क्लोरीन का रेडिकल बनाया था, अब ये रेडिकल और चीज़ों के भी रेडिकल्स बना रहा है। एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो चीज़ और क्लियर होगी। तो अब हमारा स्टेप 2 है प्रोपगेशन स्टेप। In this step, a free radical attacks on molecule to form another free radical and a new molecule। प्रोपगेशन स्टेप की ये शर्त है कि एक रेडिकल मॉलिक्यूल से टकराए जिसके नतीजे में रेडिकल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए और मॉलिक्यूल रेडिकल में कन्वर्ट हो जाए। जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल attacks on methane molecule to form HCl molecule and methyl free radical। क्लोरीन का रेडिकल मीथेन पर हमला करेगा, मीथेन को मिथाइल रेडिकल बना देगा और खुद HCl बना देगा। ये कैसे हुआ? इक्वेशन से समझाते हैं ना। अच्छा, अब इक्वेशन जो हम लिखेंगे वो तो जिस तरह से लिखेंगे सो लिखेंगे। समझ के लिए आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए ये है मीथेन जिसने 4 हाइड्रोजन के साथ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। ठीक है? अब ये जो 4 के साथ इसने सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, तो ये क्लोरीन का रेडिकल हमला कर रहा है। अब मसला ये है कि क्लोरीन के रेडिकल को एक ऐसा एटम चाहिए जो अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए, ताकि दोनों के इलेक्ट्रॉन मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना सकें। तो ये अपनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन से उससे 4 के साथ 4-4 हाइड्रोजन है, उससे 1 हाइड्रोजन छीन लेगा। और किस तरह छीनेगा कि हाइड्रोजन से कहेगा तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आना। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे, हाइड्रोजन बस अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाए। तो जब हाइड्रोजन अपना क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाएगा, तो वो क्लोरीन के साथ मिलकर ऐसे HCl बना देगा। और जब ये क्लोरीन के साथ ऐसे HCl बना देगा, तो जो पीछे जहाँ से आपने ये हाइड्रोजन हटा दिया,
तो अब आप खुद देखिए कि वहां क्या बचेगा। हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, वहां पर कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ पीछे ही रह गया, लाइक दिस। तो अब ये बताइए, ये तो HCl बन गया, पीछे क्या बचा, CH3, और उसका एक बॉन्ड रह गया है तो वो रेडिकल हो गया। इसका मतलब है हम जब इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि क्लोरीन फ्री रेडिकल जब मीथेन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो एक हाइड्रोजन मीथेन का Cl के साथ मिलकर HCl मॉलिक्यूल बनाएगा, और जब वो एक हाइड्रोजन मीथेन से अलग हो जाएगा तो मीथेन मिथाइल रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह इस स्टेप से क्या हुआ, एक रेडिकल ने एक मॉलिक्यूल से टकराकर नया मॉलिक्यूल और नया रेडिकल बना दिया। चूंकि रेडिकल्स फैलने लगे, नए नए रेडिकल्स बनने लगे, इसलिए इसको प्रोपगेशन से निकला है, प्रोपगेशन स्टेप, प्रोपगेट हो गए, फैल गए, स्प्रेड हो गए। तो मामला यहाँ रुकेगा नहीं। अब ये जो मिथाइल रेडिकल बना है ये क्या करे, अब आप खुद इमेजिन कीजिए कितने क्लोरीन के रेडिकल्स बने थे, सिर्फ 1%। 99% क्लोरीन अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है ना, क्योंकि अभी तो सूरज की रोशनी टकराना शुरू हुई है। उस क्लोरीन रेडिकल ने मिथाइल रेडिकल बना दिया। अब मुझे बताइए, जैसे ही मिथाइल रेडिकल बनेगा और वो अगर काउंटर अटैक करेगा क्लोरीन पर, तो उसे क्लोरीन किस शक्ल में मिलेगा। 99% क्लोरीन अभी भी मॉलिक्यूल की शक्ल में है, सिर्फ 1% रेडिकल्स बने थे। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज की है कि मिथाइल अगर टकराएगा तो किससे टकराएगा, क्लोरीन के रेडिकल से टकराने की उम्मीदें ज्यादा हैं जो सिर्फ 1% है, या क्लोरीन के मॉलिक्यूल से टकराने की उम्मीदें ज्यादा हैं जो 99% है। ऑब्वियसली इस वक्त शुरू शुरू के हालात में, जबकि रेडिकल्स अभी बनने शुरू हुए हैं और मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, ये मिथाइल क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर हमला करेगा। इसका मतलब है एक दफा फिर एक रेडिकल एक मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो ये भी प्रोपगेशन के स्टेप में ही आया। तो अब हम इससे आगे लिखेंगे, नाउ मिथाइल फ्री रेडिकल अटैक्स ऑन क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्योंकि इस वक्त मेजॉरिटी क्लोरीन, ऑलमोस्ट पूरे ही क्लोरीन मॉलिक्यूल की ही सूरत में है, टू फॉर्म। अब जब मिथाइल क्लोरीन से टकराएगा तो क्या बनाएगा, क्लोरोमीथेन एंड ए न्यू क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब जब मिथाइल रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल से मिलेगा, फिर वही होगा, एक नया रेडिकल बन जाएगा और एक नया मॉलिक्यूल। अब की दफा मिथाइल एक क्लोरीन को अपने साथ मिलाकर क्लोरोमीथेन बना लेगा और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। अगर अब आप गौर से देखें एक बात, हम जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म कर रहे थे वो ये रहा। इस रिएक्शन में मीथेन को क्लोरीन से मिलकर क्लोरोमीथेन और HCl बनाना था। HCl ये बन गया और क्लोरोमीथेन अब बन गया, ये बन गया। इसका मतलब है मेरा फर्स्ट स्टेप तो हो चुका। मेरे मीथेन ने CH3Cl और HCl तो बना दिया, लेकिन क्लोरीन का रेडिकल जिसकी वजह से ये रिएक्शन शुरू हुआ था वो एज इट इज पड़ा हुआ, अभी भी वैसे ही है, वो तो खत्म नहीं हुआ। तो ये रेडिकल तो और रिएक्शन करवाएगा ही करवाएगा। और मजेदार बात यह है कि जिस क्लोरीन के रेडिकल ने रिएक्शन शुरू किया था वो सूरज की रोशनी से बना था। ये क्लोरीन रेडिकल रिएक्शन के प्रोपगेशन स्टेप की वजह से बन रहा है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त रिएक्शन के हालात ये हैं कि सूरज की रोशनी से भी रेडिकल बन रहे हैं और प्रोपगेशन स्टेप से भी रेडिकल बन रहे हैं, खत्म हो ही नहीं रहे। खत्म होने की तो सूरत ही नहीं नजर यार, रेडिकल पे रेडिकल बने जा रहे हैं तो रिएक्शन क्यों रुकेगा। इसलिए हमने कहा दिस फ्री रेडिकल is responsible for chain reaction। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा मीथेन से टकराकर भी रिएक्शन को आगे बढ़ा सकता है और इस क्लोरोमीथेन से टकराकर भी रिएक्शन को आगे बढ़ा सकता है। मुख्तसर बात यह है कि जब तक
सूरज की रोशनी रहेगी और क्लोरीन के मॉलिक्यूल टूट-टूट कर रेडिकल बनाते रहेंगे और फिर वो रेडिकल प्रोपगेशन स्टेप्स के ज़रिए नए-नए रेडिकल बनाते रहेंगे, रिएक्शन रुकने वाला नहीं है। इससे इतने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो सर ये रिएक्शन रुकेगा कैसे फिर? हमने कहा इसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि थोड़ा टाइम गुज़रे और कम से कम 50% से ज़्यादा रेडिकल्स बन जाएँ। यानी क्लोरीन का सूरज की रोशनी में इतनी देर तक एक्सपोज़र हो कि आधे से ज़्यादा मोल क्लोरीन का रेडिकल्स में कन्वर्ट हो और इसी तरह वो रेडिकल मॉलिक्यूल्स पर अटैक कर के उनको भी रेडिकल्स में कन्वर्ट कर दें। तो जब रेडिकल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स की तादाद कम हो जाएगी, तब इस बात का चांस होगा कि चूँकि ज़्यादातर रेडिकल्स हैं आस-पास, तो 2 रेडिकल आपस में मिले और मॉलिक्यूल बना दें। इस स्टेप को कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप, दैट्स द थर्ड स्टेप। लेकिन इस स्टेप की शर्त ये है कि ये तब होगा जब ज़्यादातर रेडिकल्स बन चुके होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे और रेडिकल कम होंगे, तो इस बात के चांसेस बहुत कम हैं कि 2 रेडिकल आपस में टकरा सकें। जो चीज़ ज़्यादा तादाद में होगी, उन्हीं के टकराने के चांसेस हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये स्टेप उस वक़्त तक होते रहते हैं जब तक कम से कम 50% से ज़्यादा रेडिकल ना बन जाए। उस वक़्त तक जो कुछ बन चुका होगा, बन जाएगा, उसको तो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। हाँ, उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा एंड दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें 2 रेडिकल्स के आपस में मिलने के चांसेस हैं। इन दिस स्टेप 2 free radicals combine to form molecule. तो अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? एक पॉसिबिलिटी है कि मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में मिलकर क्लोरोमीथेन बना दें। एक पॉसिबिलिटी बड़ी अजीबो-गरीब है। ये भी तो हो सकता है 2 मिथाइल रेडिकल आपस में मिल जाएँ। तो ईथेन भी बन सकता है, जो हमने सोचा भी नहीं होगा। और इसी तरह ये ख़ैर सूरज की रोशनी की वजह से मुश्किल है, लेकिन ये भी हो सकता है कि 2 क्लोरीन रेडिकल मिलकर वापस क्लोरीन बना। ये हमने उन रेडिकल्स की बेस पर आपको पॉसिबिलिटीज़ लिख के दी जो हमने बनाए हैं, लेकिन और भी पता नहीं कितने ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं। इस तरह ये है वो मैकेनिज़्म जो आपको ये समझाता है कि अगर सूरज की रोशनी की वजह से रेडिकल बन जाएँ, तो फिर उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब तक रेडिकल्स इतने ज़्यादा ना बन जाएँ कि उनकी तादाद डोमिनेट कर जाए, टर्मिनेशन स्टेप नहीं हो सकता। या फिर दूसरा तरीका इस रिएक्शन को रोकने का ये है कि आप सूरज की रोशनी से अपने रिएक्टेंट को हटा लें। अगर उन्हें दोबारा अंधेरे में रख देंगे तो फिर रेडिकल्स बनने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। जब रेडिकल बनेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? या तो वो प्रोपगेशन करेंगे या टर्मिनेशन करेंगे। फिर देर लगेगी लेकिन बिल आखिर वो ख़त्म हो जाएँगे। और सारी बात ये है चूँकि फिर भी ख़त्म होने में उन्हें बहुत देर लगेगी, इसलिए जब तक रेडिकल अंदर रहेंगे वो हर तरह के कॉम्बिनेशन से हर तरह की चीज़ बना सकते हैं। जैसे हमने तो सोचा था कि वो क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन बनाएँगे। इस मैकेनिज़्म में नज़र आ रहा है कि वो ईथेन भी बना सकते हैं और ये फैक्ट है कि अगर हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन को काफ़ी देर तक करते रहें और फिर जो चीज़ें बने अगर उनका एनालिसिस करें तो हमें ईथेन बनने के भी सबूत मिलते हैं और वो भी हमें प्रोडक्ट्स में से मिलता है। तो इस लिहाज से ये रिएक्शन भांत-भांत के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने पर कहना चाहिए कि पॉसिबिलिटी रखता है। तो इस मैकेनिज़्म से हमने ये बात समझाई कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन का रिएक्शन सिर्फ़ एक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद नहीं रुक सकता। इनफैक्ट वो सारे हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करने के बाद भी देखा जाए तो टेक्निकली नहीं रुकता और फिर वो नए-नए और प्रोडक्ट्स बनाने लग जाता है। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए हम इसे फ्री हैंड दे दें कि क्लोरीन भी रोकेंगे नहीं और सनलाइट भी बंद नहीं करेंगे तो फिर तो ये इतने प्रोडक्ट्स बना सकता है, ऐसी कोई हद नहीं। और ये सारी मुसीबत इस वज़ह से आई है कि रेडिकल सूरज की रोशनी से बने हैं, रिएक्टेंट के आपस में इंटरैक्शन से नहीं बने। आम रिएक्शंस में वो आपस में इंटरैक्शन से बनते हैं, यहाँ वो सूरज की रोशनी से बने और उसकी वज़ह से ये सारा खेल हुआ जो हमने बताया। तो अब ये 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल मैकेनिज़्म है, जो आज हमने इत्तेफ़ाक से फर्स्ट स्टेप से ही पूरी बात लिखी। एग्ज़ाम में ये बहुत कम पूछा गया है एज़ कम्पेयर टू द मैकेनिज़्म जो हमें आगे पढ़ने हैं।
वो वाले मैकेनिज्म इसके मुकाबले में है भी ज़रा मुश्किल से, ये बहुत ईज़ी है, थोड़ी-सी बातें लिखी हैं और 3 छोटी-छोटी इक्वेशन है, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। आगे वालों में ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। अलबत्ता ये भी हमें पिछले 5 सालों में मेरे ख़्याल में 1 दफ़ा तो ज़रूर नज़र आएगा पेपर्स में। तो बहरहाल ये मैं इसे दोनों सूरतों में कहता हूँ कि ये इसलिए भी है कि बहरहाल इक्का-दुक्का दफ़ा सही लेकिन आ सकता है, और इसलिए भी है कि एक तरह से आपके लिए वार्म अप है कि अब आप लफ्ज़ मैकेनिज़्म से भी वाकिफ़ हो गए और इस अंदाज़ से भी थोड़े बहुत। तो अब जब अगली दफ़ा आएगा तो हम रिएक्शन पे फ़ोकस करेंगे, हमें ये समझाने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैकेनिज़्म क्या होता है, ठीक है ना? तो ये हो गई, अल्केन में एक ही रिएक्शन था और उसके साथ उसका मैकेनिज़्म एसोसिएट था। इस तरह से वो थोड़ा-सा हेवी हो गया। तो अब अल्केन का एक रिएक्शन हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स हो गया और साथ में हमने उसका मैकेनिज़्म भी पढ़ लिया। तो इसका मतलब अल्केन खत्म, हमने कहा नहीं सबर इतनी भी दिया जल्दी है। ठीक है, उसका सिर्फ़ एक ही रिएक्शन हमने ऑफ़िशियल रखा हुआ था कि ऑफ़िशियली अल्केन का एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज़ हैलोजनेशन आपके सिलेबस में है। लेकिन एक अनऑफ़िशियल रिएक्शन भी है। वो अनऑफ़िशियल इस सेंस में कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली रिएक्शन ऑफ अल्केन। ये दरअसल एक ऐसा रिएक्शन है जो सारे हाइड्रोकार्बन्स का साझा है। अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, तीनों का एक कॉमन रिएक्शन है, जो हम यहाँ भी पढ़ेंगे, फिर अल्कीन में भी पढ़ेंगे, फिर अल्काइन में भी पढ़ेंगे। बार-बार पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए। और वो रिएक्शन क्या है? वो है कंबस्शन। कंबस्शन ऑफ अल्केन्स। तो वो जो कंबस्शन ऑफ अल्केन्स है, ये टेक्निकली जो कुछ भी हम इसके बारे में कहेंगे वो सारे हाइड्रोकार्बन्स पर वैलिड है। कंबस्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्न करना, हवा में जलाना। तमाम अल्केन्स, तमाम अल्कीन्स, तमाम अल्काइन्स, इन शॉर्ट तमाम हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल हैं। पढ़ चुके चैप्टर 6 के शुरू में हम। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनमें ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर थे ये, और ये सब के सब फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फ्यूल एक ऐसा केमिकल होता है जिसे जब हम बर्न करते हैं एयर में, यानी हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, तो वो इंतहाई एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन से रिएक्शन करते हैं और बहुत ज़बरदस्त हीट लिबरेट करते हैं। जिस हीट को हम अपने मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स फ्यूल कहलाते हैं। सवाल ये पैदा हुआ कि जब ये हवा में जलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके, तो बनाते क्या हैं? केमिस्ट्री क्या होती है? उसकी क्या रिएक्शन होता है? तो चूंकि सारे हाइड्रोकार्बन्स अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सब एक ही अंदाज का रिएक्शन करते हैं, इसलिए यहाँ जो जनरल इक्वेशन लिखी जाएगी वो सिर्फ अल्केन के लिए नहीं होगी, बल्कि वो सारे हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट करेगी। और वो किस तरह से शो करेंगे कि आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, जब आप उसे बर्न करते हैं यानी हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसे जलाते हैं, तो वो हमेशा हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है वाटर। और चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, बहुत जबरदस्त हीट भी निकलती है। इसका मतलब है ये जनरल इक्वेशन थोड़ी है, ये तो फिक्स इक्वेशन हो गई। दिस इक्वेशन इज फिक्स नो मैटर व्हिच हाइड्रोकार्बन इज देयर। हमेशा CO2 और H2O बनेगा। जी हाँ। तो मतलब कोई भी फ़र्क नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, नहीं होगा, ज़ाहिर-सी बात है, हर हाइड्रोकार्बन का फ़ॉर्मूला डिफरेंट होगा, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद डिफरेंट होगी, तो इस हिसाब से बैलेंसिंग में फ़र्क आएगा, बट द इक्वेशन इज़ सेम। मैं आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम देके कहूँ मैंने उसे कंबस्ट किया, बताओ क्या बनेगा, तो आप आँखें बंद करके कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। अब ज़्यादातर ये होगा कि वो हाइड्रोकार्बन, उसका फ़ॉर्मूला सामने आएगा, तो हम उस हिसाब से उसकी इक्वेशन को बैलेंस किया करेंगे, अदरवाइज़ एवरीथिंग विल बी सेम। तो इस हिसाब से ज़रा अभी चूँकि अल्केन्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, बाद में अल्कीन से भी यही पढ़ेंगे, अल्काइन से भी पढ़ेंगे। तो अल्केन्स के हिसाब से अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ तो CH4 O2 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा जनाब? CO2 और वाटर। अभी अंडरस्टूड है कि एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़बरदस्त हीट निकलेगी, तो हीट का लिखना ये इक्वेशन का हिस्सा नहीं होता, इसलिए वो एक दफ़ा बता दिया काफ़ी है। अभी फ़िलहाल सिर्फ़ इक्वेशन पे फ़ोकस करते हैं। बैलेंसिंग, इसकी बैलेंसिंग भी ट्रिकी है, यानी उसमें भी दिमाग नहीं लगेगा, थोड़ी-सी ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है? तरतीब याद रखें, पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। कार्बन पहले से ही बैलेंस है सर, रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में 2 हैं। तो 2 कहाँ है? वाटर में, तो उसको डबल कर दें। ये लो जी, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, बिल्कुल हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दें। नज़र आ रहा है प्रोडक्ट में ऑक्सीजन CO2 में 2 हैं और H2O चूँकि 2 दफ़ा है इसलिए उसमें भी 2 हैं, तो टोटल हो गए 4। 4 हो गए तो फिर रिएक्टेंट में O2 को डबल कर दें। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, अल्लाह खैर सल्ला। ट्विस्ट आएगा इसमें, वो अब आएगा। ये किसकी इक्वेशन थी? पहला मेंबर मीथेन,
अब दूसरा मेंबर है इथेन C2H6, सेम इक्वेशन है, O2 से रिएक्शन करें CO2 बनेगा, वाटर बनेगा। बैलेंस करते हैं। अब जरा और से देखिएगा मेरे साथ साथ, बैलेंस करने बैठा, C2H6 में 2 कार्बन है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट में CO2 से पहले भी 2 लगा दिए। अब 6 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में, तो मैंने वाटर से पहले 3 लगा दिए ताकि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। अब जब मैंने गिना तो CO2 में 2 ऑक्सीजन होते हैं, यहाँ 2 CO2 है तो 4 ऑक्सीजन हो गए, और 3 वाटर में 3 ऑक्सीजन हो गए, टोटल कितने हो गए 7। अब मैं 7 ऑक्सीजन यहाँ कैसे लेकर आऊं, यहाँ तो O2 है, O2 में को तो मैं डबल करूंगा, 4 हो जाएंगे तो इवन नंबर में चलेगा, ऑड नंबर की ऑक्सीजन कैसे लाऊं। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आपके पास ये सिचुएशन आ जाए कि ऑक्सीजन की तादाद ऑड हो, तो फिर हम उसको बैलेंस करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम पूरी इक्वेशन को ट्वाइस कर देते हैं। यानी अब आप इथेन को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स कीजिए, उसके नतीजे में ये जो यहाँ 2 लगा हुआ था ये हो जाएगा 4। हाइड्रोजन चूंकि अब 6 2 12 हो गए हैं रिएक्टेंट में, इसलिए प्रोडक्ट में हमें यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन कितने हो गए गिनिए, कार्बन डाइऑक्साइड में 4 2 8 और ऑक्सीजन में 6 14, और 14 के लिए आप यहाँ 7 लगा देंगे। यानी तरीका ये है कि 2 तरह की बैलेंसिंग से आपका पाला पड़ेगा थ्रू आउट दी हाइड्रोकार्बन्स। एक जैसा मीथेन में हुआ है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले कार्बन बैलेंस कीजिए, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरा मॉडल ये है जो ईथेन में हुआ है कि जब आप बैलेंस करने जाएंगे तो ऑक्सीजन ऑड हो जाएगा, जब वो ऑड हो जाएगा तो पूरी इक्वेशन को डबल कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सब सेट हो जाएगा। तो चेक करके देख लेते हैं, ये बारी ऑल्टरनेट है। अब मीथेन में जिस तरह का हिसाब था ऐसा ही हिसाब प्रोपेन में है, C3H8 शराफत से बैलेंस हो जाएगी। कोशिश करके देखें, असल बात ये है कि इक्वेशन तो सेम ही है ना, सिर्फ बैलेंसिंग का झगड़ा है। कार्बन कितने हैं रिएक्टेंट में 3, प्रोडक्ट में 3 कर दिए। हाइड्रोजन कितने थे 8, प्रोडक्ट में 4 लगाया तो 8 हो गया। ऑक्सीजन गिनिए 3 2 6, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में 4, टोटल हो गया 10, तो यहाँ 5 आ गया। कोई ट्वाइस वाइस नहीं करना पड़ा। तो जैसा मीथेन में था वैसा प्रोपेन में था। अब जैसा इथेन में था जहां आपको ट्वाइस करना पड़ा, ब्यूटेन में भी ऐसे ही करना पड़ेगा। जरा ट्राई कीजिए, ब्यूटेन मैंने पहले ही बता दिया यहाँ आपको ट्वाइस करना पड़ेगा, मगर फिर भी आप अपने तौर पर चेक कीजिए और बताइए क्या हुआ। कार्बन को पहले पहल बैलेंस करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 आएगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो वाटर से पहले 5 लगाएंगे, मगर इस तरह करने पर ऑक्सीजन की तादाद 4 2 8 और 5 13 हो जाएगी। 13 ऑड नंबर है, इसलिए आपने फैसला किया कि आप ब्यूटेन को डबल करेंगे। जब आप ब्यूटेन को डबल करेंगे तो फिर कार्बन हो जाएंगे 8, ऑक्सीजन हो जाएंगे 10 और 26 ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी यहाँ 13 लगेगा। बैलेंस हो गया। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा पेंटेन हेक्सेन वगैरह के साथ भी। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इवन अगर मैं यहाँ अल्कीन और अल्काइन के भी फॉर्मूले लिखूं तो भी इक्वेशन यही रहेगी।